नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फैसले की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले की, जिसमें अब देश की अगली जनगणना में जातिगत गणना को शामिल किया जाएगा। फैसला सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं है, बल्कि ये भारत के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये फैसला क्यों लिया गया, इसके पीछे की राजनीति क्या है और सबसे ज़रूरी है हमारे और आपके लिए क्या मायने रखता है। तो चलिए इस वीडियो में हम इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझते हैं। अगर आप भी इस फैसले के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि जातिगत जनगणना आखिर है क्या। जनगणना तो हम सभी जानते हैं, हर 10 साल में भारत सरकार देश की आबादी, शिक्षा, रोजगार और अन्य सामाजिक आर्थिक आंकड़ों को इकट्ठा करती है। लेकिन जातिगत जनगणना का मतलब क्या है? इस बार जनगणना में हर व्यक्ति की जाति को भी दर्ज किया जाएगा। आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है, तो समझिए। भारत में आज़ादी के बाद से यानी 1947 के बाद से जनगणना में सिर्फ SC और ST की गिनती होती थी। लेकिन अब पहली बार सभी जातियों, चाहे वो OBC हो, सामान्य वर्ग हो या फिर कोई और, उनकी गणना होगी। लेकिन सवाल ये है कि ये ज़रूरी क्यों है। दोस्तों, भारत में जाति सिर्फ एक सामाजिक पहचान नहीं, बल्कि ये हमारी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। सरकार की कई योजनाएं जैसे आरक्षण, सब्सिडी और कल्याणकारी कार्यक्रम जाति के आधार पर बनाए जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सटीक आंकड़े ही नहीं होंगे तो कौन सी जाति कितनी आबादी में है, तो इन योजनाओं का लाभ सही लोगों तक कैसे पहुँचेगा। उदाहरण के लिए OBC को आरक्षण मिलता है, लेकिन आज तक साफ नहीं है कि OBC की कुल आबादी कितनी है। कुछ लोग कहते हैं कि 52% है, तो कुछ लोग कहते हैं कि 40%। बिना सटीक डेटा के नीतियाँ बनाना ऐसे है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। जातिगत जनगणना इस अंधेरे को दूर कर सकती है। ये हमें बतलाएगी कि देश में हर जाति की आबादी, उनकी शिक्षा, रोजगार और आर्थिक स्थिति क्या है। इससे सरकार को सही नीतियाँ बनाने में मदद मिलेगी और समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक मदद पहुँचेगी। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। 30 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। सरकार ने कहा कि अगली राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत जनगणना को शामिल किया जाएगा, और वो भी पूरी पारदर्शिता और पारदर्शी तरीके से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया और कहा कि यह सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैभव ने कहा कि यह फैसला आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को सशक्त करेगा और देश की संरचना को मजबूत करेगा। लेकिन दोस्तों, ये फैसला यूं नहीं लिया गया। इसके पीछे कई सालों की मांग, राजनीतिक दबाव और सामाजिक आंदोलन है। आइए समझते हैं कि आखिर इस फैसले के पीछे की कहानी क्या है। दोस्तों, और जातिगत जनगणना की मांग कोई नई बात नहीं है। ये मांग दशकों पुरानी है। 1990 में जब मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था तो OBC को 27% का आरक्षण दिया गया। तभी से इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही थी, लेकिन उस समय भी सटीक आंकड़ों की कमी थी। 2011 में UPA सरकार ने सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस किया था, जिसमें जाति के आंकड़े इकट्ठा किए गए थे। लेकिन वो डेटा इतना खराब था कि उसे कभी सार्वजनिक ही नहीं किया गया, क्योंकि उसमें इतनी त्रुटियां थीं कि सरकार को डर था कि यह सामाजिक तनाव पैदा कर सकता है। पिछले कुछ सालों में, खासकर 2014 के बाद, कई राजनीतिक दलों ने इस मांग को जोर शोर से उठाया। कांग्रेस, राजद, JDU और यहाँ तक कि BJP के कुछ सहयोगी दलों ने कहा कि बिना जातिगत जनगणना के सामाजिक न्याय संभव ही नहीं है। खासकर बिहार में, जहाँ 2023 में नीतीश कुमार की सरकार ने अपनी जातिगत जनगणना करवाई थी, उस जनगणना में पता चला कि बिहार की 36% आबादी अति पिछड़ा वर्ग और 27% पिछड़ा वर्ग से है। इसके बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा दिया। कांग्रेस ने इसे अपने 2014 के मैनिफेस्टो में शामिल किया और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं ने इसे सामाजिक क्रांति का नाम दिया। BJP जो पहले इस मांग का विरोध करती थी, आखिरकार 2025 में झुक गई। लेकिन सवाल यह है कि BJP ने ऐसा किया क्यों। दोस्तों, अगर आप सोचते हैं कि फैसला सिर्फ सामाजिक न्याय के लिए लिया गया है, तो शायद आपको भारतीय राजनीति को और गहराई से समझने की ज़रूरत है। हाँ, ये फैसला सामाजिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन इसके पीछे की राजनीति का खेल बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा कारण है बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार में जाति की राजनीति बहुत मजबूत है। यहाँ हर पार्टी, चाहे वो BJP हो, JDU हो या फिर राजद, अपनी वोट बैंक को जाति के आधार पर ही टारगेट करती है। 2023 में बिहार की जातिगत जनगणना के बाद विपक्ष ने इसे एक बहुत बड़ा हथियार बनाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सोशलिस्टों की जीत है। कांग्रेस ने इसे अपने प्रचार का मुख्य मुद्दा बनाया। ऐसे में BJP को लगा कि अगर वो इस मांग को पूरा नहीं करते हैं तो बिहार में उनका वोट बैंक खिसक सकता है। खासकर OBC और EBC वोटर, जो बिहार में सबसे बड़े वोटर ब्लॉक हैं, वो विपक्ष की तरफ जा सकते हैं। इसलिए BJP ने स्मार्ट चाल चली। उसने न सिर्फ जातिगत जनगणना को मंजूरी दी, बल्कि उसे पारदर्शी और ऐतिहासिक बताकर इसका क्रेडिट लेने की कोशिश भी की।
लेकिन ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरे देश में खासकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में जाति आधारित वोटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बीजेपी जो पहले सबका साथ सबका विकास की बात करती थी, अब समझ चुकी है कि जाति को नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल है। हालांकि बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उसने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उसने जातिगत जनगणना का विरोध किया था। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा से सामाजिक न्याय को रोका है। बीजेपी ने भी ये आरोप लगाया कि विपक्षी शासित राज्यों ने अपनी जातिगत जनगणना सिर्फ वोट बैंकों के लिए की है, और वो भी गैर पारदर्शी तरीके से। तो दोस्तों, ये फैसला एक तीर से दो निशानों वाला है, सामाजिक न्याय का क्रेडिट लेना और राजनीतिक नुकसान से बचना। लेकिन क्या ये फैसला वाकई में सामाजिक बदलाव लाएगा? आइए इस पर गहराई से बात करते हैं। अब सवाल ये है कि जातिगत जनगणना से भारत को क्या मिलेगा और क्या इससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। चलिए दोनों पक्षों को समझते हैं। पहली बार हमें पता चलेगा कि देश में हर जाति की आबादी, उनकी शिक्षा, रोजगार और आर्थिक स्थिति क्या है। ये डेटा सरकार को बेहतर नीतियाँ बनाने के लिए मदद करेगा। जो जातियाँ आज भी हाशिए पर हैं उन्हें सही मायनों में आरक्षण, सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। अगर पिछड़े वर्गों को सशक्त किया जाएगा तो उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। सरकार ने कहा है कि ये जनगणना पारदर्शी होगी, जिससे डेटा का विश्वसनीयता बढ़ेगा। कुछ नुकसान भी है। कुछ लोग कहते हैं कि जातिगत जनगणना से समाज में विभाजन हो सकता है। अगर किसी जाति की आबादी कम या ज़्यादा निकली तो इससे तनाव पैदा हो सकता है। कुछ आलोचकों का कहना है कि पार्टियां इस डेटा का इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए करेंगे। भारत में लाखों जातियां और उपजातियां हैं। इन सभी को सही तरीके से गिनना, वर्गीकृत करना आसान नहीं होगा। 2011 के कास्ट सेंसस की तरह अगर इस बार भी डेटा में गड़बड़ी हुई तो ये पूरा प्रयास ही बेकार हो सकता है। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जातिगत जनगणना के भी अपने फायदे और चुनौतियां हैं, लेकिन अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो ये भारत के सामाजिक ढांचे को और मजबूत कर सकता है। आइए देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। बहुत से लोग, खासकर ओबीसी और दलित समुदायों से इस फैसले का स्वागत हो रहा है। बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने इसे सोशलिस्टों की जीत बताया है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये सामाजिक समानता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। कुछ लोग इसे वोट बैंक की राजनीति बता रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इससे समाज में और बंटवारा होगा। खासकर शहरी मध्यम वर्ग में इस फैसले को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया हैं। बहुत से युवा और शिक्षित लोग चाहते हैं कि ये जनगणना पारदर्शी हो और इसका दुरुपयोग न हो। हमने एक्स पर कुछ पोस्ट देखे जहां लोग अपने राय दे रहे थे। एक यूजर ने लिखा कि जातिगत जनगणना से हमें सच पता चलेगा, लेकिन सरकार को चाहिए कि इसका राजनीतिकरण न करे। एक और यूजर ने कहा कि यह फैसला 75 साल बाद आया है, लेकिन अब इसे सही तरीके से लागू करना होगा। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आपको क्या लगता है कि यह फैसला भारत को बदल देगा या फिर एक राजनीति स्टंट है? सवाल यह है कि आगे क्या। सरकार ने भले ही जातिगत जनगणना को मंजूरी दे दी हो, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जनगणना की तारीख अभी तय नहीं है। कोविड-19 की वजह से 2021 की जनगणना टल गई थी और अब 2025 में भी कब होगी ये अभी तक साफ नहीं है। सरकार को इसके लिए बड़े पैमाने की तैयारी करनी होगी। इस बार सरकार डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकती है, जैसे मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन फॉर्म। इससे डेटा कलेक्शन आसान और तेज हो सकता है। सरकार को चाहिए कि वो जनगणना की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी रखे, ताकि लोगों का भरोसा बना रहे। जनगणना के बाद सरकार को इस डेटा का इस्तेमाल करके नई नीतियाँ बनानी होंगी। ये नीतियाँ सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा दे सकती है। दोस्तों, ये एक लंबी प्रक्रिया है और इसके लिए सरकार, प्रशासन और जनता सभी को मिलकर काम करना होगा। लेकिन अगर ये सही तरीके से हुआ तो ये भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। दोस्तों, आखिरी और सबसे जरूरी बात, अगले चुनाव में उन नेताओं को चुने जो सामाजिक न्याय और पारदर्शिता के लिए काम करते हों। आपका वोट देश का भविष्य तय करता है। अगर आपको लगता है कि जनगणना में कोई गड़बड़ी हो रही है तो अपनी आवाज़ उठाएं। सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स और सामाजिक संगठनों के जरिए आप अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों, भारत हमारा है और इसका भविष्य हमारे हाथों में है। आइए इस मौके को गंवाएं नहीं। दोस्तों, ये था भारत सरकार का ऐतिहासिक जातिगत जनगणना का फैसला। तो दोस्तों, ये था मोदी सरकार की ऐतिहासिक जातिगत जनगणना का फैसला। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, बल्कि एक मौका है। एक मौका सामाजिक समानता का, आर्थिक विकास का और एक नए भारत का। लेकिन इस बदलाव की जिम्मेवारी सिर्फ सरकार की नहीं है, ये जिम्मेदारी हमारी भी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं। क्या इस फैसला भारत को बदलेगा या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक खेल है? हमें आपकी राय का इंतजार है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।